हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं कि यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे यूके जाएं, क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूके को। तो मैंने उसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाई है कि आप यूके का वीज़ा इजीली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि यूके के वीज़े के लिए एजेंट चार्ज करते हैं। तो मैं जो आपके लिए आज की वीडियो लाया हूँ वो इसीलिए लाया हूँ कि आप जो है वो इस तरह किसी एजेंट को पैसे नहीं दें। उसके लिए आपको नहीं पता होता कि उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लाइक अप्लाई तो आपको खुद ही करना पड़ता है, मगर उसने किस तरह किया है। ऑनलाइन भी फॉर्म जो है सबमिट होते हैं, तो उसने किस तरह किया है, क्या किया है, कैसे किया है, तो आपको आइडिया नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है यूके का वीज़ा ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ईजी है। इस तरह जो है मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है वो कैटेगराइज़ की है। तो उसमें यह है कि जो एम्प्लॉयड हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो जिनका बिज़नेस है उनके लिए मैंने अलग अलग जो है वो डिवाइड किया है इसको, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, हर उस कैटेगरी के लिए इजी हो जाए जो जिस कैटेगरी में है। अब इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं और जो कैटेगरी है, जैसे मैंने कैटेगरी आपको बताई है, इस तरह कैटेगरी जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट जो हैं वो बताए हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी वो आएगी हमारी एम्प्लॉयड, जो सैलरीड पर्सन हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए। तो उनके लिए सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है पासपोर्ट और आपका CNIC। ठीक है, पासपोर्ट आपका जो है वो 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, 6 मंथ से कम उसकी वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूके जो है वो आपको मिनिमम 6 मंथ का वीज़ा देता है। और मैं ये आपको बोलूँगा कि आप जो है वो, अगर आपका 6 मंथ से कम है पासपोर्ट, तो आप उसको रिन्यू करवा लें, नया पासपोर्ट बनवा लें, ताकि आप यूके का जो है वीज़ा वो 6 मंथ का ले सकें। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, ये आपको मस्ट करना पड़ेगा। और CNEC जो है वो भी जो है आपका होना चाहिए साथ में। और CNEC एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपका CNEC एक्सपायर्ड ना हो। उसकी वैलिडिटी का मसला नहीं होता, मगर वो एक्सपायर्ड ना हो। और दूसरी जो चीज़ है जो मैंने इसमें लिखी है वो है एम्प्लॉयमेंट लेटर। ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा अपनी कंपनी से। उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में होगा क्या, उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में होगा ये कि आपकी कंपनी जो है वो आपको लिख के देगी कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी ये डेजिग्नेशन है और ये इतने आवर्स हमारे साथ काम करता है वीकली जो है, और पर ईयर की सैलरी ये है, एनुअली जो होती है, एनुअली सैलरीज की ये है, और हम जो इसे पर ईयर जो वेकेशंस देते हैं वो इतना देते हैं। तो जैसे 1 मंथ का आपका है वेकेशन, तो आप 1 मंथ उस पर लगवाएंगे कि 1 मंथ ये मेरा वेकेशन टाइम है और मैं इस टाइम में जो है यूके विज़िट करना चाहता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो है लेटर में आप मेंशन करवाइएगा लाजमी, और सैलरी भी मेंशन करवाइएगा कि इतनी सैलरी है, हम जो इसे पे करते हैं, कंपनी जो इसे पे करती है वो इतनी सैलरी है। और इसके बाद जो चीज़ है वो है आपकी लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप। अब बहुत सारे लोग हैं शायद उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती होगी कंपनी से, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कंपनी जो है सैलरी स्लिप इशू करती है और उसी बेस पे ही सैलरी आपको मिलती है। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आपकी इतनी डिडक्शन हुई है, इतना टैक्स कटा है, ये सैलरी आपकी जो आई है। तो अगर आपको नहीं मिलती तो आप जो है अपनी कंपनी से वो सैलरी रिक्वेस्ट करवा के आप निकलवा सकते हैं सैलरी स्लिप। 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की आपको चाहिए होगी सैलरी स्लिप। ठीक है, सैलरी स्लिप हो गई। उसके बाद हो गया आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट 6 मंथ की ही आपको चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट में ऐसे है कि कुछ लोग जो हैं वो बैंक में पैसे रख लेते हैं, लाइक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एक साथ रख दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि यूके जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट पे ही वीज़ा इशू करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है इस तरह नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जो है वो रिफ्यूज़ होंगे यूके से, क्योंकि यूके बैंक की बेस पे ही, बैंक स्टेटमेंट की बेस पे ही आपको वीज़ा इशू करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है इस तरह जो है आपने नहीं करना, एक साथ पैसे नहीं रखने। उसके लिए होगा क्या, उसके लिए होता ये है कि जैसे आपकी सैलरी आ रही है एवरी मंथ, फ़र्ज़ करें 30,000, 50,000
या 60,000 जो भी आपकी सैलरी आ रही है, तो आप उसमें से लाइक 40-60,000 आई है आपने, तो 40,000 आपने खर्च कर लिया, 20,000 आपने रख लिया है, ठीक है। तो इस तरह सेविंग जो है वो सेविंग ठीक है। अब 6 मंथ से पहले अगर आपके पास पैसे को पड़े हुए हैं, तो वो जब आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑफिसर को आइडिया हो जाएगा कि ये एवरी मंथ अपनी सेविंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आप एक साथ पैसे नहीं रखवाएं। अगर आपको यूके ने बैन कर दिया तो फिर आपको यूके 10 साल के लिए भी बैन कर सकता है, और उस बैन के थ्रू आपको बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो भी बैन कर सकती हैं। तो इस चीज़ से बच के रहें कि आप जो है वो एक साथ पैसे जो है कहीं से भी उठा के नहीं रखें, क्योंकि यूके जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट की बेस पे ही वीज़ा इशू करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह नहीं करें। और ये आपकी होगी बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद चाहिए होगा एफआरसी। अब एफआरसी क्या होता है? एफआरसी होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एफआरसी जो होता है वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा इशू करता है। ये आपका फैमिली ट्री होता है। इससे होता क्या है, जब आप ये यूके के लिए ये चीज़ डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपकी फ़ैमिली पाकिस्तान में है, आपके टाइज़ हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप रिटर्न आएंगे, यूके में रुकेंगे नहीं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करता है यूके के वीज़े के लिए। तो नादरा जो है ये आपको इशू करता है एफआरसी सर्टिफिकेट। इसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप नादरा में जाके उनको बोल सकते हैं कि मुझे एफआरसी चाहिए। सिंपल जो है उनको यही आप बोल सकते हैं कि मुझे एफआरसी चाहिए। एफआरसी मींस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो है वो आपको नादरा इशू करेगा। अब जो मैरिड जो हैं उनके लिए है कि आप जो है अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, उनका जो है वो अलग से एक एफआरसी निकालें, और जो आपकी अपनी फैमिली जैसे आपकी वाइफ होगी, बच्चे हो गए, तो उनका जो है वो अलग से निकलवाएं। तो ये दो आपको जो है ना वो अलग से निकलवाने पड़ेंगे। जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं उनका एक ही लगेगा, और जो मैरिड हैं वो उनका दोनों लगेंगे, ठीक है। तो इससे आपको जो है वीज़ा यूके के वीज़े के लिए सपोर्ट मिलेगी। तो काफ़ी हद तक जो है ना ये वीज़े में सपोर्ट करता है यूके के वीज़े में। 6th हो गया प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आपका घर भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ये होगा कि आपके एसेट्स जो हैं वो शो होंगे कि आपके पास एसेट्स हैं, कि आप रिटर्न आएंगे वापस, ठीक है। तो ये अच्छा है आपके लिए, ये भी सपोर्ट करता है आपको वीज़ा, यूके के वीज़े में, ठीक है। तो ये होना क्या चाहिए, ये होगा आपका ट्रांसलेटेड, इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए ये आपके डॉक्यूमेंट, ये जो आप जमा करवाएंगे। अगर उर्दू में है तो ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन जो है ये आपने करवाना है। तो वो टेस्टेड भी होना चाहिए। ये एम्प्लॉयड हो गए, इनके लिए मैंने सारी रिक्वायरमेंट बता दी। अब हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या बिज़नेस, ठीक है। अब जिनकी बिज़नेस कैटेगरी है, जो बिज़नेस हैं जिनका, या कोई अपना कोई काम करता है, जैसे दुकान है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले तो है उनका पासपोर्ट और CNAC। वो सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, उसी में ही आपने लाइक 6 मंथ से ऊपर ही होनी चाहिए वैलिडिटी उसकी, ठीक है। तो आप जो है कोशिश करें कि 6 मंथ से ऊपर वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की हो, और NIC आपका साथ, CNIC जो है वो भी आपका साथ होना चाहिए, और CNIC एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप जेन में रखें, ये लाजमी चीज़ है, ये आपको करनी है। और इसके बाद सेकंड चीज़ जो मैंने की है वो है आपका NTN सर्टिफिकेट। अब NTN सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल टैक्स नंबर होता है, ठीक है। नेशनल टैक्स नंबर जो है, जो आपका बिज़नेस है, जो बिज़नेस जिनका है ऑलरेडी वो जानते हैं इस चीज़ को कि नेशनल टैक्स नंबर क्या होता है। ये आप टैक्स जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये वो नंबर होता है। और इसके साथ साथ आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, और इसमें एफिडेविट भी चाहिए आपको। एफिडेविट जैसे आपको जिनके ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो उनको आइडिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रजिस्ट्रेशन के साथ हैं, तो वो सारे जो रजिस्ट्रेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे आपको, ठीक है। इसमें आपको रिटर्न फ़ाइल भी चाहिए, जो आप टैक्स रिटर्न देते हैं उसकी फ़ाइल भी चाहिए, आप साथ में अटैच करेंगे कि मैं टैक्स पेयर भी हूँ। अब इसमें होगा क्या कि देखें, अब टैक्स पेयर में अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, इस चीज़ पे जो है वो फोकस करिएगा।
आपने इन्वेस्टमेंट की है 20 लाख की है 30 लाख की, ठीक है। अब उसमें है क्या कि आप टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उसमें वो दिखा रहा है कि आप लॉस में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे जो है वो अवॉइड करें कि आप लॉस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें टैक्स रिटर्न फाइल में नज़र आएगा कि आप जो है वो लॉस में जा रहे हैं। तो आप कैसे विज़िट कर सकते हैं, ये बंदा आएगा तो ये यहाँ से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में है इसको वहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा, तो अब ये यहाँ पे आएगा तो ये वापस नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो है वो आपकी फ़ाइल इस तरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो है वो NTN या आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कम से कम जो है वो 3 साल की होनी चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका टैक्स रिटर्न फाइल जो लगेगी उससे आइडिया होगा कि हाँ, ये बंदा जो है इस टाइम से इस टाइम से इसका ये बिज़नेस है, ये कर रहा है, और ये जो है इसको हम वीज़ा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए कम से कम 3 साल जो है वो आपके टैक्स रिटर्न होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो है कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा वीज़ा इशुएंस में UK के। तो अब होता क्या है कि जो बिज़नेस है वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो वो ऑनलाइन जो है अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। बिज़नेस कोई भी है आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कोई फार्मिंग कर रहा है तो वो भी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकता है, क्योंकि उसका अपना काम है तो वो उसको रजिस्टर करवा सकता है। कोई भी ऑनलाइन काम कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑनलाइन जो है तो वो भी आप करवा सकते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग उनका है तो वो भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं उसको। NTN आप उस पर भी ले सकते हैं, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन उस पर भी करा सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड वाला। और इसके बाद फोर्थ में ये है कि आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की बिज़नेस की। अब जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जैसे आपने बिज़नेस है आपका, तो उसका एक अकाउंट होगा, ठीक है। जिनका अकाउंट नहीं है मैं उनको यही बोलूँगा कि आप जो है अपना बैंक जो है वो ओपन करवाएं, बैंक अकाउंट ओपन करवाएं अपने बिज़नेस के नाम पे, ठीक हो गया। अब इस बिज़नेस का होगा क्या कि आपने इसमें भी ऐसे पैसे नहीं डालने कि आपने पैसे डाले 20 लाख 30 लाख एक साथ और उसका आपके पास प्रूफ नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपके पास प्रूव होना चाहिए। और मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है कैश ऐसे नहीं डालिएगा। आप कैश भी डालते हैं तो उसका प्रूव होना चाहिए कि ये कैश जो है ये यहाँ से आई है, हमें उसकी रिसीट होती है एक प्रॉपर, ठीक है। तो आप जो है उसकी रिसीट जो है साथ में लगाइएगा कि ये रिसीट है इसकी, ये हमें कैश यहाँ से मिली है, ये हमने ये सेल किया था, यहाँ से ये कैश आई है। अब बिज़नेस अकाउंट का मतलब यही होता है कि आपके बिज़नेस के जो भी ट्रांजैक्शन होगी इन आउट उसके मुताबिक ही वो अकाउंट मेंटेन होगा, ठीक है। आप उसको पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते। तो जो है वो बिज़नेस का जो अकाउंट है वो आप ओपन करवाएं। अगर आपका नहीं है, ट्रांजैक्शन आपकी वो प्रॉपर प्रूफ के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बताया कि UK जो है वो प्रूफ पे ही, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे ही आपको वीज़ा इशू करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपके जो है पैसे ऐसे नहीं आने चाहिए, ठीक हो गया। अब ये हो गया आपकी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट, हमने फोर्थ वाला किया। उसके बाद हम फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाले में ये है कि आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। अब पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पर्सनल बैंक स्टेटमेंट क्यों जब हम बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस लिए ज़रूरी है साथ में अटैच करना। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी अपनी जो पर्सनल सेविंग है उसको शो करता है। अब UK वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल देखेगा तो आपको वो देखेगा कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं UK के लिए, तो आप जो है ये आपके बिज़नेस अकाउंट है, तो आप इसका मतलब है कि आप बिज़नेस की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप इसको जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस का अकाउंट यूज़ करेंगे। तो आप उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप जो है अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो कराएं जो आपके नाम पे है, ठीक है। उसमें आपकी सेविंग हो और उसमें भी यही आपने इस चीज़ का फोकस रखना है, इस चीज़ पे आपने रहना है कि आपके जो पैसे हैं वो अलग से नहीं डिपॉजिट होनी चाहिए जिसका कि प्रूव ना हो, ठीक है। तो उसमें हर चीज़ का प्रूव होना चाहिए आपके पास कि आपके पैसे ये आए हैं अकाउंट में और इसका ये प्रूफ है, ठीक है। तो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है आपने लगानी है, ये भी आपके लिए सपोर्ट होगी UK के वीज़े इशुएंस में, ठीक हो गया। सारी चीज़ें देख के तो आपने ये करना है अप्लाई। जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप जो है
वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूके का वीज़ा आपको इशू होगा, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा बैंक स्टेटमेंट होगी पर्सनल। उसके बाद हम आते हैं जी एफआरसी की तरफ। एफआरसी जो है वो मैंने पहले भी बताया आपको, वही फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से इशू होता है, वो आपने जो है वो इशू करवाना है नादरा से। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर वही आपका आ गया, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें कि वो आपने कैसे करने हैं। जो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ में अटैच कीजिएगा, उससे पता चलता है आपके एसेट्स का, ठीक है। तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है आपके वीज़ा इशुएंस में यूके के। ठीक हो गया। ये हो गया जी बिज़नेस, जो बिज़नेस है कैटेगरी, उनके मैंने ये सारे बता दिया। अब इसके बाद आते हैं अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट जो है ये इसके लिए तो बहुत ट्रिकी होगा थोड़ा सा उसका। अब अनएम्प्लॉयड जो है उसके लिए आप खुद सोच सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड जो है वो किस तरह हो सकता है उसका, और स्टूडेंट का किस तरह हो सकता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट ऑलमोस्ट आप सेम ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भी सेम ही कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि मुझे यूके से मेरे कज़न हैं या कोई भी हैं आपके यूके में, तो वो आपको इनविटेशन भेजेंगे, वो उनके पास नेशनलिटी है यूके की, पासपोर्ट है यूके का, तो वो आपको इनविटेशन भेजेंगे तो आप जो है आपका वीज़ा इसलिए लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके जो है वो आपका देखता है कि आपका स्टेटस क्या है, आपके पास क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूके के लिए जब भी अप्लाई करते हैं आपका अपना स्टेटस होना चाहिए, आपके पास खुद कुछ होना चाहिए। इनविटेशन से बिल्कुल वीज़ा इशू नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अपना जो है वो स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है, स्टूडेंट, जैसे मैं स्टूडेंट की बात करूँ या अनएम्प्लॉयड की बात करूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आपके फादर या मदर की अगर बैंक स्टेटमेंट है, उनकी कोई अच्छी जॉब है, अच्छा उनका कोई बिज़नेस है, तो आप जो है उसको अटैच कर सकते हैं। वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि आपको यूके का वीज़ा जो है वो इशू किया जाए, ठीक है। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं वो कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं, लेटर ले सकते हैं कंपनी से, तो उसमें भी वीज़ा इशुएंस में जो है वो आपको इजी होगा, इजीली, मतलब उसमें आपको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे जो स्टूडेंट या अनएम्प्लॉयड है, उसमें वही सेम है। जैसे फ़र्स्ट जो है वो पासपोर्ट और CNAC। पासपोर्ट जो है वो आपका 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ से ऊपर ही हो, क्योंकि यूके जो है वो 6 महीने का आपको वीज़ा इशू करेगा, ठीक है। और वो 6 महीने का जो वीज़ा इशू होगा वो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ इशू होगा, ठीक है। कि आप यूके जाते हैं तो जैसे आपने लिखा है कि मैं यूके में 1 महीना रुकूंगा, तो आप 1 महीना रुक के वापस आ जाएं, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं दोबारा। तो ये जो है ये आप यूके जो वीज़ा देता है वो 6 मंथ का देता है, तो इसलिए पासपोर्ट पे फोकस कीजिएगा कि पासपोर्ट आपका वो 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद पासपोर्ट के बाद आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जैसे स्टूडेंट हैं तो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, ठीक है। इसमें इनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो यूनिवर्सिटी से इशू होगा। उसमें इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में होगा क्या कि आप जो है आपके कोर्स होगा कि आप ये कोर्स कर रहे हैं और ये कोर्स यहाँ से इस डेट से स्टार्ट हुआ है और इस डेट पे एंड होगा, ठीक है। ये इनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे लिखा होता है और आपका स्टूडेंट नंबर लिखा होता है और ये सारी चीज़ें जो है आपकी लिखी होती हैं उस पर पूरी डिटेल कि आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी है क्योंकि यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे ही इशू होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए क्या है, अनएम्प्लॉयड जो हैं वो अपने फादर का या मदर का एफिडेविट बनवा लें, उस पर लिखवा दें कि हाँ मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ और ये चीज़ें जो हैं, मैं इसकी टिकट है, इसका अकोमोडेशन है, इसकी एवरीथिंग जो है मैं सपोर्ट करूँगा और ये यहाँ पे विज़िट के लिए जाना चाह रहा है यूके में इतनी देर के लिए, तो सारा सपोर्ट जो है वो मैं करूँगा। वो एफिडेविट जो है इजीली इशू हो जाता है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाए तीसरी चीज़ पे। तो तीसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड भी साथ में अटैच करेंगे जो यूनिवर्सिटी से उनको मिलता है, तो वो भी आप साथ में अटैच करेंगे। इसके बाद चौथा जो है वो है आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके फादर की या मदर की बैंक स्टेटमेंट। वो जो मैंने पहले आपको बताया कि आप फादर या मदर की बैंक स्टेटमेंट साथ में लगाएं
तो वो फ़ायदेमंद हो सकती है। अब उसके साथ साथ होगा क्या कि बैंक स्टेटमेंट आपकी हो गई, उसके बाद फिर आपके जो है वो आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, आपके फादर की या मदर की। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस जो है वो लगा सकते हैं आप, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जैसे एनटीएन हो गया आपके फादर का, और एफिडेविट भी आप बनवाएंगे कि ये फादर की तरफ से कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, तो ये जो है ये जाना चाह रहा है यूके, तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस का नाम है और ये मैं सारा कर रहा हूँ। उसके साथ फिर आप एक फादर का अगर बिज़नेस है तो उस लेटर हेड पे भी लिखवाइएगा कि ये मेरा बिज़नेस है, मैं इस बिज़नेस का जो है ऑनर हूँ, या जो भी है उनका स्टेटस, जो भी है उनका डेजिग्नेशन, वो आप उस पर लिखवाइएगा कि ये मेरा बिज़नेस है और ये मेरा बेटा है और मैं इनको भेजना चाह रहा हूँ। एक लेटर हेड जो है वो भी इशू करवाइएगा अपने फादर के या मदर का, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट अगर आप लगाते हैं तो उसके साथ आपको लाजमी ये एफिडेविट इशू करवाना पड़ेगा, उससे जो है वो पता चलेगा कि हाँ ये जो स्टेटमेंट आपके फादर की, और ये फादर अपनी लगा रहे हैं जो साथ ये एफिडेविट जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, उसमें भी जो है ना आपको बेनिफिशियल हो सकता है, ये आपको फ़ायदेमंद हो सकता है इसमें, ठीक है। इशुएंस में, यूके के वीज़ा इशुएंस में आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। जिनके फादर और मदर एम्प्लॉयड हैं वो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप भी साथ में अटैच करेंगे, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस पे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपको लगानी पड़ेगी ये साथ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th वाला। उसके बाद हम आ जाते हैं 6th वाले पे, लास्ट वाले पे। 6th वाला हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में क्या है, वो जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, आपकी दुकान है कोई या घर है कोई, ठीक है, तो वो आप जो है उनके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। गाड़ी है जैसे, गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा यूके के वीज़ा इशुएंस में, ठीक है। तो ये हो गया सारा कैटेगरीज़, 3 कैटेगरीज़ में मैंने डिवाइड किया था इसको, तो ये हो गया हमारी 3 कैटेगरीज़। अब यूके का वीज़ा जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यूके का वीज़ा जो है अप्लाई करने के लिए, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो जो है ना वो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो है आपको वीडियो देखेंगे कि उसमें यूके का वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब होता क्या है, यूके के आप वेबसाइट पर जाएँ, तो यूके की वेबसाइट पे आप जो है वहाँ पर रजिस्टर करें। उसके रजिस्टर करने के बाद जो है आपको फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल करते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। आप यूके के लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे, ठीक हो गया। अब ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद ये जो है आपको वीएफएस के थ्रू जो है वो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे वीएफएस के ऑफिस में, अपना पासपोर्ट लेके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। तो अब इसमें होगा क्या, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी सबमिट हो सकते हैं और ऑफ़लाइन भी सबमिट हो सकते हैं। अब ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का फ़र्क क्या है और इसमें फ़ायदा क्या है। अब ऑनलाइन अगर आप सबमिट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो उसमें फ़ीस नहीं है, ठीक है। और अगर आप ऑफ़लाइन करते हैं उसको वीएफएस के ऑफ़िस में जाके जमा करवाते हैं, तो वीएफएस ऑफ़िस वाले भी वही करेंगे जो आपने करना है। वीएफएस ऑफ़िस वाले डॉक्यूमेंट स्कैन करके तो वो वैसे ही आपकी फ़ाइल के साथ अटैच करके भेज देंगे, ठीक है। और वहीं पे आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे, आपका पासपोर्ट जो है वो जमा कर लेंगे, तस्वीर आपकी ले लेंगे, ठीक है, और वो उसको सबमिट कर देंगे। और विद इन 3 वीक्स 4 वीक्स, वैसे 3 वीक्स का होता है टाइम उसका, तो 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स के अंदर आपका वीज़ा विद इन 1 मंथ आपका वीज़ा जो है आ जाएगा। तो वैसे नॉर्मली जो है ना वो मेरा जो वीज़ा आया था वो 2 वीक्स में आ गया था, आफ्टर 2 वीक्स, मतलब 15 डेज़, 15 डेज़ के बाद मेरा वीज़ा आ गया था, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप जो है वो ख़ुद से डॉक्यूमेंट स्कैन करके, अगर आप अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो है क्लियर होने चाहिए, स्कैन जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो फिर आपको जो है मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो वीएफएस के ऑफ़िस जाके 6-7 हज़ार, अब आई डोंट नो अभी कितना होगा पैसा, मगर उसको आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी वीएफएस वालों को। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कहीं बाहर जाके, कहीं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कहीं किसी और के पास देख लें, या बाहर भी होगा कोई, जैसे कैफ़े होते थे पहले, तो उस तरह उनके पास स्कैनर भी होते थे, शायद अभी कोई हो। अगर आपको नज़र में कोई है तो आप कोशिश करें कि आप ख़ुद से उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट और उसको अपलोड करें खुद से। और अगर नहीं हो सकता, मुश्किल आपके लिए, तो फिर आप वीएफएस ऑफिस जाएं, अपने डॉक्यूमेंट सारे जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपके वो सारे जाके वीएफएस ऑफिस में जमा करवाएं, स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट फ़ाइल के साथ सबमिट कर देंगे, ठीक हो गया। तो जब फ़ाइल के साथ सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ईमेल आएगी। अब ईमेल में होगा क्या, अगर तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको ईमेल पे ही एक्सप्लेन कर देंगे वो कि हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, आप अपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, ठीक है।
तो वो आप जो है वो आपको पता चल जाएगा। अगर अगर अप्रूवल हुआ है तो उसमें आपको नहीं पता चलता। अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, इस तरह की ईमेल आती है, तो वो उसमें नहीं पता चलता कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ कि नहीं, तो वो अप्रूव ही होता है, ठीक है। अगर रिफ्यूज़ल की ईमेल नहीं आई तो अप्रूव ही होता है। और अगर आपका रिफ्यूज़ल हुआ तो आप VFS ऑफिस जाते हैं तो उसके साथ एक लेटर भी अटैच होता है कि हमने रिफ्यूज़ क्यों किया है, किस रीज़न पे किया है। वही जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि यूके जो है इस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ करता है, स्पेशली जो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो आप बैंक स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो, कम चांसेस हो, ठीक है। मेरा जो है वो फ़र्स्ट टाइम में ही वीज़ा इशू हो गया था यूके का। तो मैं तो वैसे यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मगर मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, तो इसलिए मुझे वो बेनिफिशियल हुआ कि मुझे यूके ने वीज़ा इशू किया। तो सम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका स्टूडेंट जो हैं वो उनका नहीं होता, तो वो फिर भी किसी रीज़न पे स्टेटमेंट अच्छी होती है, उनकी स्टेटमेंट ठीक से चल रही होती है, तो वो उस रीज़न पे भी वीज़ा इशू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। और अगली वीडियो जो है वो मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें यूके का वीज़ा हम स्क्रीन पे देखेंगे कि यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद आने वाली वीडियोज़ में वो बताऊँगा, ठीक है। मुझे दें इजाज़त।